So in this lecture we will start cutting of spring and some question related to spring. अगर हम किसी स्प्रिंग को कट कर दे तो उससे उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा, तो ये चीज़ समझने के लिए एक हेडिंग दो जरा, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। अगर मैं एक स्प्रिंग को कट ना करूं, अगर मैं उसकी इनिशियल स्टेज की बात करूं, तो अभी इसका जो लेंथ है वो x है, राइट। और अगर मैं यहाँ पर अप्लाइड फोर्स देता हूँ तो मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन करता हूँ, इट इज़ बेसिकली F डिवाइड बाई एक्स, या ऐसा बोल दूँ मैं इसका जो लेंथ है वो L है अभी। और अगर इसको मैं अप्लाइड, इस एंड को फिक्स करके यहाँ पर अगर अप्लाइड फोर्स दे रहा हूँ, राइट, तो मैं बोलूँगा कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ F डिवाइड बाई एक्स, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बट अगर हम किसी स्प्रिंग के दो पीसेस कर दे, इक्वल पीसेस कर दे, राइट, मैंने इसको क्या कर दिया x/2 और इसको भी क्या कर दिया x/2, या मैं बोल दूं कि मैंने इसकी लेंथ क्या कर दी L/2, इसकी लेंथ भी क्या कर दी L/2। अगर यहाँ पर मैं अब फोर्स लगाऊंगा तो जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसको मैं k' बोल सकता हूँ। और एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे, जो एलोंगेशन होगी वो क्या होगी अब F डिवाइड बाई x/2। यानी कि अगर आप स्प्रिंग को कट कर रहे हो तो जो उसका जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F/x, यानी कि F/x क्या था, इसका प्रीवियस स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट आता है बच्चों, अगर एक स्प्रिंग को कट कर दिया जाए, स्प्रिंग को कट करने से अगर मैं उसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट करूंगा तो जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा पिछले वाले से। अगर मैं स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करूंगा तो जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 4 टाइम्स होगा। अब देखो, अगर मैं इसके 4 पीसेस करता, 4 पीसेस करने पर जो मुझे x मिलता वो कितना मिलता, x/4, x/4, x/4 और x/4, राइट। अगर मैं किसी एक स्प्रिंग की बात करूँ इसकी, अगर इस पर मैं अप्लाइड फोर्स दूँ तो अप्लाइड फोर्स, अगर मैं k को डिफाइन करूँ, सॉरी, जो नया k' होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी इस बार x/4, तो यानी कि जो नया k' होगा वो क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ F/x, और F/x क्या है, इसका इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जैसे ही मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए तो मुझे क्या 4 टाइम्स ज़्यादा मिल गई वैल्यू। तो सिंपल सा कंसेप्ट आता है। पहली बात तो अपने को ये सीखना होता है कि अगर एक स्प्रिंग को कट कर दिया जाए तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आंसर स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज करता है। अगर मैं उसको n इक्वल पार्ट्स में कट कर दूं तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ये लिख देता हूँ साइड में, इफ स्प्रिंग इज कट इन n इक्वल पार्ट्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पर n वर्ड यूज कर रहा हूँ, n और लिख रहा हूँ इक्वल पार्ट्स। अगर n इक्वल पार्ट्स में हम किसी स्प्रिंग को कट कर देंगे देन यू विल गेट, जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो n टाइम्स ज़्यादा होगा प्रीवियस के। सो ये एक बेसिक सा लॉजिक है जो अपने को समझना है, राइट। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि एक स्प्रिंग को हमने कट किया कुछ ऐसे 1:2:3 में, राइट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और बाद में उनको हमने सीरीज में जोड़ दिया, बाद में उनको पैरेलल में जोड़ दिया, तो कॉम्बिनेशन को सोल्व करो। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक पर्टिकुलर रेशो में स्प्रिंग को कट कर रहा हूँ तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और फिर सीरीज पैरेलल को कैसे सोल्व करना है। तो सबसे बेसिक आइडिया पहले ये है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। See, when a spring combination is in series, yeah, you can say when two springs are connected in series like this, अगर मैं एक एंड पर अप्लाइड फोर्स दूं दूसरे एंड को फिक्स करके, तो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अप्लाइड फोर्स अगर मैं सेम अप्लाई कर रहा हूं तो इनके अंदर डेवलप होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स भी बिल्कुल सेम होगा। बट मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट कि अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो हो सकता है जो ये वाला स्प्रिंग हो इसके लिए एलोंगेशन क्या हो कुछ x1, इसके लिए एलोंगेशन क्या हो कुछ x2, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं अप्लाइड फोर्स सेम दे रहा हूँ तो इनके अंदर जो डेवलप होने वाला है वो रिस्टोरिंग फोर्स हो सकता है सेम हो। बट फैक्ट इज दैट कि ये क्या होगा K1 x1, ये क्या होगा K2 x2। अगर मुझे यहाँ पर एलोंगेशन का रेशियो निकालना हो तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x1/x2 इक्वल्स टू K2/K1, राइट। और अगर मुझे इसका सीरीज कॉम्बिनेशन सोल्व करना है तो मैं कैसे सोल्व करूंगा, अगर ये दो यहाँ पर स्प्रिंग्स है तो मैं लिखूंगा 1/k इक्वलेंट 1/K1 प्लस 1/K2। ये जस्ट लाइक वैसा जैसे हम रजिस्टर्स इन पैरेलल को सोल्व करते थे 10th क्लास में, राइट।
तो आपको ये चीज़ समझनी है यहाँ पर कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप फोर्स भी सेम अप्लाई कर रहे हो एक एंड पर, और इनके बीच में डेवलप होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स भी सेम होगा, बट वो सेम कैसे होगा, प्रोडक्ट K1 X1 का K2 X2 के, यहाँ पर K1 की वैल्यू भी अलग है और X1 X2 की वैल्यू भी अलग है, बट उनका प्रोडक्ट कैन बी सेम, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 2 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लो 5, तो सब, या इसको भी मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अगर दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो देखो ये फैक्टर क्या नजर आएगा आपको, 2x1 इक्वल्स टू 2x2। अगर मैं एलोंगेशन की बात करूं तो x1 बाय x2 क्या आ जाएगा 1, यानी कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट को सेम कर दिया जाए तो इनकी जो एलोंगेशन होगी दोनों की वो भी सेम होगी। हाँ, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो एलोंगेशन भी अलग अलग होगी। तो यहाँ से ये बात हमको पता लगती है, राइट। अगर मैं दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो उनके अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो एलोंगेशन होगी वो भी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, राइट। तो ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पर। सेम वे में अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि सपोज किसी रिजिड सरफेस से मैंने दो स्प्रिंग्स लिए कुछ ऐसे, इसको मैंने फिक्स कर दिया यहां पर। सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब यहां पर भी मैं सेम डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स दे रहा हूं। जब मैं अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा यहां पर इस बात की गारंटी है कि जो स्ट्रेचिंग होगी दोनों में, एलोंगेशन जो आएगी वो बिल्कुल सेम तरह की होगी। बट एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन ईच स्प्रिंग विल बी सेम। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स सेम तरह का डेवलप हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहां पर जब आप फोर्स लगाओगे तो आपका फोर्स, देखो दो स्प्रिंग है, वो डिवाइड कर जाएगा। जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड करता है और वोल्टेज सेम रहती है, यहां पर क्या होगा, एलोंगेशन तो सेम रहेगी लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स आपका क्या अपने आप को डिवाइड कर लेगा। अगर यहाँ पर 3 स्प्रिंग होते तो उसके हिसाब से जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता। तो यहाँ पर मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एलोंगेशन तो सेम है, यानी कि अगर इसकी स्ट्रेचिंग x है तो इसकी स्ट्रेचिंग भी x होगी। इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि आपने एक दीवार पे 2 स्प्रिंग्स बांध रखे हैं और आपने जब उसको खींचा, जब आप खींचोगे, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को खींचोगे तो ऑब्वियसली जितनी ये सेपरेशन होगी दोनों के लिए सेम होगी। बट जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, हो सकता है एक में कम और एक में ज्यादा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो K1 पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर मैं ये बात लिख सकता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स मे बी सेम और डिफरेंट। तो अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करने की कोशिश करूं, देखो K1 को मैं लिख सकता हूं F1 बाय X1, K2 को मैं लिख सकता हूं F2 बाय में X2। अब मुझे ये पता है कि यहां पर जो X फैक्टर है वो सेम है, तो जो चीज़ सेम है उससे कंपेयर करा के देखो जरा, X की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 बाय K1। सेम वे में x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, F2 बाय में K2। अगर दोनों में स्ट्रेचिंग सेम आ रही है तो मैं दोनों को कंपेयर कर दूं, x इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है F1 बाय K1 इक्वल्स टू F2 बाय K2। और आपको पता है इस F1 और F2 का मतलब क्या, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द स्प्रिंग। अगर मैं इसका रेशो निकालूँ तो रेशो क्या आ रहा है, देखो F1 बाय F2 इक्वल्स टू K1 बाय K2। अब इसे ये पता लगता है कि अगर यहाँ पर मैं स्प्रिंग्स को आइडेंटिकल ले लूँ, मान लो कि इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट 10 है और इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट 10 है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो भी इक्वल होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था, मैंने यहाँ पर फोर्स को कंपेयर कराया और मैंने बोला कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो जाए तो स्ट्रेचिंग सेम आ जाएगी। मैं यहाँ पर ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो K1 पे। अगर मैंने K1 अलग लिया है यहाँ पर, देखो ये तो अंडरस्टूड है कि खींचने पर स्ट्रेचिंग तो सेम आएगी, बट सारा खेल किस चीज़ का है कि इनमें डेवलप होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स सेम है या अलग। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो, देखो K1 को मैंने डिफाइन किया F1 बाय x, K2 को डिफाइन किया F2 बाय x। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा वेक्टर है जो सेम है, वो x है, तो x को कंपेयर कर दो। जब मैंने x को कंपेयर किया तो मुझे ये पता लगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्चुअल में K1 पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह दोनों स्प्रिंग्स का मैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सेम ले लूँ तो जो डेवलप, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इफ
K1 is equal to K2, then your restoring force in 1 will be equal to restoring force in 2, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर लॉजिक को समझने की जरूरत है। इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसको सोल्व करना बहुत आसान है। जब भी आपको कोई भी कॉम्बिनेशन पैरेलल में गिवन हो तो उसका जो K इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? सीधा सीधा K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू Kn। जैसे कि आप रजिस्टर्स इन सीरीज को सोल्व करते थे वैसे स्प्रिंग्स इन पैरेलल को सोल्व करना है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर इसको हम अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं इसके ऊपर। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पर कुछ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्रॉ किया आप लोगों के लिए। तो एक बार आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि कैसे हम सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखो, आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट सभी का सेम लिया, यानी कि सभी के सभी आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है। अब एक फर्स्ट कॉम्बिनेशन को देखो जरा यहाँ पर, दिस इज अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के, दिस इज आल्सो स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट ए। अब यहाँ पर ना जॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। जॉइंट पर फोर्स कैसे लगा रहा हूँ? बाहर की तरफ। अगर मैं इस जॉइंट पर बाहर की तरफ फोर्स लगाऊं, जस्ट इमेजिन कि क्या इन चारों स्प्रिंग्स के अंदर सेम तरह की एलोंगेशन आएगी। जस्ट इमेजिन कि जब मैं इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाऊंगा, इसको थोड़ा 3D में विजुलाइज करो कि मैं वो फोर्स लगा रहा हूं, तो यानी कि जो चारों स्प्रिंग्स है वो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन बन जाएगा, कुछ ऐसा फॉर्मेशन। तो जब लगने वाला फोर्स सेम तरह की एलोंगेशन दे तो वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। और आपको पता है कि अगर ये चारों के चारों पैरेलल में आ गए तो जो उनका जो K इक्विवेलेंट होगा बच्चों वो क्या होगा? K प्लस K प्लस K प्लस K, इट विल बी 4K। इसका जो नेट आंसर होगा वो क्या होगा? 4K, ठीक है। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन पर आओ। यहाँ पर एक M मास का ब्लॉक है जिसके साथ हमने कुछ स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट कर दी, ये K ये K ये K और ये K, राइट। अब बताओ कि ये चारों आपस में सीरीज में या पैरेलल में? अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको दो तरह से समझा जा सकता है। पहला, अगर मैं इस मास M को 2 सेंटीमीटर इधर खिसका दूं तो ये वाला और ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसके लिए जो कंप्रेसिंग लेंथ है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये 2 सेंटीमीटर कंप्रेस हो रहा है तो ये कितना एलोंगेट होगा? ये भी 2 सेंटीमीटर एलोंगेट होगा। रीजन इज बीइंग दैट कि अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 मार्क करूँ, यहाँ पर 3 और 4 मार्क करूँ, तो मैंने बोला था ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में x सेम रहता है। तो अगर यहाँ पर ऐसे मूव करूँ, हमेशा 1 के ऊपर 2 रहेगा, यानी कि ये 2 और ये भी 2। अगर ये 2 सेंटीमीटर यहाँ खिसक गया तो यहाँ पर ये कितना स्ट्रेचिंग आएगी? 2-2 सेंटीमीटर की। एक तो तरीका ये था समझने का। दूसरा तरीका क्या है? इस मास M को बाहर की तरफ खींचो। जब आप बाहर की तरफ खींचोगे आपको ये नजर आएगा कि इसमें और इसमें सेम तरह की स्ट्रेचिंग आई। अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर बाहर खींच लेता हूँ तो चारों के चारों 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे? उस केस में स्ट्रेच हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर भी जो ये चारों स्प्रिंग हुए बच्चा आपस में क्या हुए? पैरेलल में, राइट। तो पैरेलल के लिए मैं क्या बोलूँगा कि अगर सभी के सभी आइडेंटिकल है तो सभी को ऐड कर दो डायरेक्टली, यानी कि जो इसका K इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा बच्चों? 4K आएगा, राइट। अब एक तीसरा क्वेश्चन देखो, ये तीसरा केस, अगर स्प्रिंग्स जो है वो कुछ ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पर एक मास M लटका दिया हमने, ऊपर स्प्रिंग है K और K, और इस मास के साथ यहाँ पर एक और स्प्रिंग और एक और स्प्रिंग है। ये दोनों आपस में पता लग रहा है सीरीज में है। अब देखो ये थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना आसान है। अगर इस मास को मैं नीचे की तरफ धकेलता हूँ तो इन दोनों में सेम एलोंगेशन आएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों में सेम एलोंगेशन आए, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। देखो मैंने आपको बोला था ना कि जब भी स्प्रिंग कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे इस तरह से, अब मैं बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना स्ट्रेच चाहिए उतना ही स्ट्रेच चाहिए हो, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो या ऐसा समझो आप इसको कि इस M को मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूँ। ये श्योर है कि हमेशा 1 और 2 जो पॉइंट है वो हमेशा इक्विडिस्टेंट रहेंगे, और ये ऐसा खींचने से जितना स्ट्रेचिंग इस स्प्रिंग 1 में आएगी उतनी स्प्रिंग 2 में आएगी। बट जो नीचे ये लगा हुआ है इसमें स्ट्रेचिंग सेम है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, राइट। आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। और अगर मैं लॉजिकली बोलूँ तो दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सेम है। लॉजिकली इन दोनों में सेम स्ट्रेचिंग आएगी, बट क्योंकि ये कॉम्बिनेशन क्या है सीरीज, वो बात का कैसे वो स्पेशल केस बन जाता है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था ना ये चीज़। अब अगर मैं बोलूँ कि ये 1 ये 2, तो पहले 1 2 को सोल्व करो। ये तो पैरेलल में डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा, तो K12 कितना आ जाएगा? 2K। अब आपको पता है कि जो ये 2K है और जो ये है आपस में, देखो मैं इसको सोल्व करने लगा हूँ यहाँ पर, ये कितना आएगा सोल्व करके? इसको मैं 3 और 4 नाम दे रहा हूँ। तो K34 को जब मैं सोल्व करूँगा तो K34 कितना आएगा आपस में?
सीरीज में है ना, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1/k प्लस 1/k। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो जो k34 की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, k/2। अब देखो ये सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका है, ये सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका है, ऊपर की तरफ 2k और नीचे की तरफ k/2। अब देखो अगर मैं इसको बाहर की तरफ खींचता हूं तो दोनों में स्ट्रेचिंग सेम, यानी कि अब दोनों आपस में क्या आ गए, पैरेलल में। तो अब डायरेक्टली ऐड कर दो, जो 1k 1 2 3 4 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2k प्लस k/2, राइट। तो जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5k/2। जो इसका आंसर होगा बच्चों वो ये होगा, राइट। पहले दोनों पैरेलल में सोल्व कर दिया, सीरीज में सोल्व कर दिया। जब मैं बाहर खींचूंगा तो ये और ये क्या आ जाएंगे आपस में दोबारा से पैरेलल में, और आंसर क्या होगा 5k/2। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है जो आपको नजर आ रहा है सामने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, मे बी मतलब एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बट ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सिनेरियो समझा रहा हूँ आपको पूरा। एक हमारे पास एक सेमी इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब आधा जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है और आधा क्या है, इंक्लाइंड है। 37 डिग्री का इंक्लाइनेशन एंगल दे रखा है आपको। यहाँ पर रिजिड सरफेस से एक स्प्रिंग कनेक्ट किया जो कि कनेक्टेड है किसके साथ, एक मतलब स्प्रिंग को कनेक्ट करा पुली के साथ और एक रस्सी बांध दी, एक धागा बांध दिया जो कि इस 1 kg के ब्लॉक को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है। हुआ कुछ ऐसा कि पहले जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, मतलब पहले जब सिस्टम के साथ ये 1 kg ब्लॉक बांधा तो 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ खिसका 10 सेंटीमीटर और फिर रेस्ट पर आ गया। यानी कि अभी करंटली जो आप देख रहे हो ये कुछ ऐसा सिनेरियो कि ब्लॉक को जब हमने बांधा था वो 10 सेंटीमीटर नीचे खिसक कर स्प्रिंग को स्ट्रेच करके 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ खिसक गया और रेस्ट पर आ गया। और ये पूरा जो सरफेस है ये रफ सरफेस है। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बताना है कि ये पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व करते हुए अगर ये 10 सेंटीमीटर नीचे ही रुका है यहाँ पर आकर, तो इस रफ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना है, आपको ये चीज बतानी है। तो करने का लॉजिक क्या हो सकता है, इसको सोचते पहले हम, ठीक है। करने का लॉजिक कुछ ऐसा हो सकता है, देखो यहां पर जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या ये ब्लॉक नीचे जाते वक्त इस स्प्रिंग के अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं? सोचने, इसको जरा सोचो 2 मिनट के लिए ना। आप ये समझो कि आप किसी स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहे हो ऐसे, तो जब आप खींचोगे आपको नहीं लगता कि आप इसके अंदर वर्क डन करके 1/2kx² एनर्जी डेवलप कर दोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि अनस्ट्रेस था ये। यानी कि इसमें इनिशियल अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो 0 थी, लेकिन जैसे ही ब्लॉक नीचे खिसकना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे नीचे खिसकेगा इसके अंदर क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको बेसिकली वर्क डन फाइंड आउट करना है इस इंक्लाइन प्लेन पर। ये जो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है कितना वर्क डन हुआ, जिससे मैं किसको बैलेंस कर दूंगा 1/2kx² को। और जब मैं बैलेंस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, अगर आपको वर्क डन निकालना है एक्चुअल में, तो देखो वर्क डन कैसे निकाला जा सकता है। ये नीचे की तरफ खिसक रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पर पहले मैं निकालूंगा नेट फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ, और फिर उसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, डिस्प्लेसमेंट से। और कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता ही है कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर इफ यू कैन सी, राइट। तो मुझे अल्टीमेटली नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं यहाँ पर दोबारा बना रहा हूँ। देखो सिर्फ इंक्लाइन सिचुएशन को, यहाँ पर अगर ये ब्लॉक है बच्चों, ब्लॉक अगर नीचे की तरफ खिसक रहा है तो नीचे खिसकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, mg sin थीटा। और इसको रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, तो पीछे की तरफ क्या डेवलप हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि ब्लॉक खिसक रहा है इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर खिसक रहा है तो, ठीक है। क्योंकि अभी मैं मूविंग स्टेज की बात कर रहा हूँ ना। और कहीं ना कहीं अब ये बात बोल सकते हो कि जो mg sin थीटा है वो ग्रेटर देन है किससे, फ्रिक्शन से, तभी ब्लॉक खिसक पा रहे। तो नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है तो कहीं ना कहीं मुझे नेट फोर्स के लिए क्या ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस fk। अच्छा, अब fk को भी तो डिफाइन किया जा सकता है। आपको पता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कंपोनेंट क्या होता है, mg cos थीटा, ये क्या होता है mg, और ये क्या होता है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन r,
राइट। तो यानी कि अगर मैं एफ के को डिफाइन करूं, एफ के का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर या म्यू के आर। म्यू अपने निकालना है और आर को क्या लिख सकते हो आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, एम जी कॉस थीटा। तो एफ के कैन बी रिटन एज म्यू एम जी कॉस थीटा। इस एफ के को यहां पर डाल दो। देखो जो यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं, इसको देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, ठीक है। और अगर मैं इसको यहां पर लिखूं फर्दर, इसको एफ लिख देता हूं यहां पर, एफ नेट एम जी साइन थीटा एज इट इज माइनस एफ के को क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो इस तरह से बच्चों मैंने यहां पर नेट फोर्स निकाल दिया जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर मैं सिचुएशन पर दोबारा वापस आऊं तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे ये करना है कि जो 1/2 kx² यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो एक वर्क डन की वजह से स्टोर हो रही है, जो ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक जो नीचे की तरफ खिसक रहा है। अब ये वर्क डन क्या होगा, नेट फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट एस, 1/2 kx² लिख दूं। अब आपको पता है कि जो ये एस है अल्टीमेटली एक्स के इक्वल तो है। कैसे, जितना ये 10 सेंटीमीटर नीचे खिसका उतना ही तो इसके अंदर स्ट्रेचिंग आएगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर नीचे चला गया तो ये स्प्रिंग भी कितना स्ट्रेच होगा, 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो 1/2 kx² है वो अल्टीमेटली किसके इक्वल है, एफ नेट इंटू में एक्स। अब ये एफ नेट की वैल्यू क्या है, ये एफ नेट की वैल्यू क्या है, एम जी साइन 37 डिग्री माइनस म्यू एम जी कोज 37 डिग्री, साथ में मल्टीप्लाई क्या कर दूं एक्स, और सामने की तरफ के 1/2 kx²। अगर मैं x से x को कैंसिल कर दूं यहाँ पर, तो आपको जो एक्चुअल में सिनेरियो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, 1/2 k इक्वल्स टू, कॉमन क्या रहा है इसमें से बच्चों, एम जी साइन 37 डिग्री माइनस म्यू कोस 37 डिग्री, राइट। अब आपको ये पर्टिकुलर सिचुएशन को सोल्व करना है, राइट। एक बार इसको आप प्लीज नोट डाउन करो, फिर हम इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं इसके। तो इसमें हम देखो वैल्यू डालनी स्टार्ट करें। जो 1/2 है उसको 1/2 लिख दो, k की वैल्यू अपने को गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, x कितना है, x है 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिखूंगा मैं 10 इंटू में 10⁻⁻², क्योंकि स्टैंडर्ड सिस्टम चाहिए अपने को। मास कितना दे रखा है 1 kg, तो 1 g को हम 10 ले लेते हैं यहाँ पर। साइन 37 की वैल्यू डाल देना, कितनी होती है साइन 37 की वैल्यू, 3/5। तो यहाँ लिख दूंगा 3/5 माइनस म्यू निकालना है, और कोस 37 कितना होता है 4/5। तो जब मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सोल्व करूंगा तो जो मुझे म्यू मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 0.126, और म्यू की यूनिट क्या होती है, कुछ भी नहीं, इसलिए यूनिट मत लगाना यहाँ पर। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको मिले, इंक्लाइंड प्लेन हो और स्प्रिंग हो, तो आपको ये समझना है कि आपको नेट वर्क डन निकालना है, जिससे आप इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकते हो। अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, अगर मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हाफ kx I² माइनस हाफ kx, मतलब हाफ kx f², देखो 1/2 kx f² माइनस 1/2 kx I²। इनिशियल क्या थी, कुछ भी नहीं, तो इसलिए सीधा सीधा मैंने क्या लिखा, 1/2 kx² इज इक्वल टू वर्क डन, राइट। सारा खेल किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का। यहाँ पर क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसी भी तरह से लग सकता था, तो आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन आ गया। अगर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल फोर्स, और जब भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगे तो एनर्जी कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन हम करने लगे। एक बुलेट है जिसका मास है 0.01 kg, जो कि 500 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है। उसने एक ब्लॉक को हिट किया, ब्लॉक का मास कितना दे रखा है 2 kg। ब्लॉक जो एक लेंथ से लटका हुआ है, जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ है 5 मीटर। अब जैसे ही बुलेट इसको हिट कर रही है, वो हिट करके इस ब्लॉक को ऊपर उठा देगी और बुलेट सामने की तरफ निकल जाएगी। अब डेफिनेटली जो बुलेट की पहले वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड, हिट करने के बाद वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आपको वही वेलोसिटी निकालने की जो बुलेट हिट करके निकली सामने की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी क्या है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इनिशियली कुछ ऐसा हुआ जब बुलेट हिट करी इसको, ब्लॉक को, तो कुछ ऐसा हुआ
mv²/2, यानी कि इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर यहाँ से मैं v को निकालने की कोशिश करूँ तो v कितना आएगा, √2gh। अब यहाँ पर 2 आप लगा दोगे, g को आप 10 ले लो और h को क्या ले हुए आप यहाँ पर 0.1 की सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.1 मीटर ऊपर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से जब वेलोसिटी निकालोगे तो कितनी आएगी, 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब ये किसकी वेलोसिटी है, ये है ब्लॉक की वेलोसिटी। अब मुझे निकालनी है बुलेट की वेलोसिटी यहाँ पर, तो बुलेट की वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ, यानी कि मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक के लिए हम कैपिटल बी ले लेते हैं यहाँ पर, मास ऑफ ब्लॉक, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अब यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की क्या थी, 0, क्योंकि ब्लॉक तो स्टेशनरी था। ये फैक्टर खत्म। यहाँ पर अब आपको देखो mb, मास ऑफ बुलेट कितना, 0.01, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 500, ये फैक्टर खत्म। यहाँ पर मास ऑफ बुलेट कितना है, 0.01, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है, v भी लिख रहा हूँ इसको मैं। मास ऑफ ब्लॉक कितना है, मास ऑफ ब्लॉक दे रखा है आपको 2 kg, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या 2। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जो भी आपने निकाली है 1.4 कि ब्लॉक ने क्या वेलोसिटी गेन करी। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो को अगर मैं सोल्व करूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस, अगर ये सोल्व करूँ तो आएगा 2.8, राइट, सामने क्या 0.01 इंटू में वी बी, तो वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 2.8 अपॉन में 0.01, यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करूँ ये बन जाएगा कुछ 2.2 अपॉन में 1 इंटू में 100। तो जो बुलेट की वेलोसिटी रह जाएगी बच्चों वो कितनी रह जाएगी, 220 मीटर पर सेकेंड, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, सिंपल सा। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ था, जैसे ही बुलेट हिट करी, बुलेट ने इसको क्या ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया और बुलेट इसको हिट करके निकल गई सामने की तरफ। आपको ये बताना था कि बुलेट जब हिट करके सामने की तरफ निकली तो उसकी वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले मैंने इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर दिया इसकी पोटेंशियल एनर्जी से, वहाँ से मुझे ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी मिल गई, और उसके बाद मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर बैलेंस करने का मौका मिला इसको। अब मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक में मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मुझे पता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी थी। तो सबसे परफेक्ट जो सिचुएशन बन सकती थी वो यही बन सकती थी यहाँ पर, और इस तरह से हमने इसको क्या सोल्व कर दिया। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो अगली वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। तो अब तक टोटल 6 लेक्चर जा चुके हैं, जिसमें मैं स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, वर्क डन बाय कांस्टेंट वेरिएबल सब कुछ कवर कर चुका हूँ। मे भी जो नेक्स्ट लेक्चर हो वो पावर पे बेस्ड हो या कोलिजन पे बेस्ड हो, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और लेक्चर के नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।